पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और कृषि सुधार कानून रद्द करने की मांग दोहराई। और इस ट्वीट के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलन के दौरान किसानों की हुई मौत का मुद्दा उठाया और उनका हवाला देकर कृषि सुधार कानून को रद्द करने की मांग की। हालांकि इस मुलाकात का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था। उन्होंने पंजाब में ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए हथियारों की जानकारी गृह मंत्री को दी और साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की। बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बीच सड़क पर दो गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें दिखा कि सड़क पर कई लोग झुंड में एक दूसरे से भिड़ गए। ये नजारा पश्चिमी चंपारण के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने का था। वहां जमीन की रजिस्ट्री को लेकर दो पक्षों में जोरदार बहस हुई और फिर दफ्तर के सामने की सड़क मानो अखाड़ा बन गई। इस महाभारत में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। पहले तो पुरुष ही आपस में धक्का मुक्की करते दिखे, लेकिन फिर एक महिला ने अपनी चप्पल हाथ में उठाई और दूसरे पक्ष के लोगों पर टूट पड़ी। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक आदमी ने तो पास की दुकान से झाड़ू उठा लिया और विरोधियों पर हल्ला बोल दिया। सड़क पर चल रही इस मारपीट को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिनमें कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये ड्रामा काफी देर तक जारी रहा और आखिर में वहां मौजूद दुकानदारों ने इस लड़ाई को शांत कराया। राजस्थान के बारां से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बाढ़ में एक पुलिया पूरी तरह से बह गई, जिसके बाद गांव तक सामान पहुंचाने के लिए वहां के लोग आगे आए और नदी के बीच एक कतार में खड़े हो गए। ये लोग जरूरी सामान को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये पुल 18 गांव के लोगों के लिए शहर जाने का एक लौता जरिया था, जिसके बहने के बाद उनकी जिंदगी ठप पड़ गई। लिहाजा इससे निजात पाने के लिए लोगों ने बोरियों में सामान भरकर एक दूसरे की मदद से गांव तक पहुंचाया। पंजाब के जलंधर में सरकारी पैसों का घोटाला करने के लिए फर्जी तरीके से एक गांव को सरकारी दस्तावेज पर दिखा दिया। न्यूज़ 18 की चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि जलंधर में 2012 में दिव्य ग्राम नाम से एक गांव को फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेज पर दर्ज कर दिया गया और आरोप है कि इस गांव के विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार से फंड के तौर पर लाखों रुपए लेकर बड़ा घोटाला किया गया। यही नहीं, 2018 में इस गांव के लिए वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई, लेकिन आरोप है कि इस नाम से कोई भी गांव जलंधर में है ही नहीं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां शिमला यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ही तरफ के लोगों ने एक दूसरे को लात घूंसों से खूब पीटा। शिमला यूनिवर्सिटी में बवाल करने वाले ये दोनों गुट राजनीतिक संगठनों से जुड़े बताए गए। एक तरफ लेफ्ट पार्टी की छात्र इकाई एसएफआई थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी था। एसएफआई के छात्रों ने एबीवीपी पर बाहर के छात्रों को बुलाकर कैंपस में नशा करने का आरोप लगाया, तो वहीं एबीवीपी के लोगों का कहना था कि उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई, जिसको लेकर इनके बीच पहले मामूली कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते वो झड़प में तब्दील हो गई। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर तब तक जोर आजमाइश करते रहे जब तक पुलिस ने उन्हें अलग नहीं कर दिया। हालांकि पुलिस के दखल के काफी देर बाद तक भी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शास्ता इलाके के जंगल में भयंकर आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग और फॉरेस्ट रेंजर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आग पर काबू पाने के लिए आसमान से केमिकल की बौछार की गई, लेकिन इसका खासा असर दिखाई नहीं पड़ा। जमीन पर भी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों ने अपनी जान झोंक दी। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से आग पकड़ चुके पेड़ों के पास खुदाई की गई ताकि आग आगे न बढ़ सके। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार जंगल में पानी की नई खेप लेकर आती दिखाई पड़ी ताकि जल्द से जल्द उसे बुझाया जा सके। बताया गया कि जंगल जलने का सिलसिला रविवार को शुरू हुआ था और उसके बाद इसमें इजाफा ही हुआ। छोटी बड़ी मिलाकर अभी तक 107 घटनाएं दर्ज की गईं। लिहाजा आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन रात में भी काम पर जुटा नजर आया। एलओसी पर सुरक्षा बल के जवानों ने टेरर फंडिंग की बड़ी खेप को पकड़ लिया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरक्षा बल ने आतंकियों के लिए भेजी गई रकम को जब्त कर लिया, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के लिए भेजा गया था। लेकिन इसका सुरक्षा बल को पता चल गया और भारतीय जवानों ने आतंक को बढ़ावा देने के लिए भेजे गए
25 लाख रुपए अपने कब्जे में ले लिए। इसके साथ ही पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में इस रैकेट में शामिल एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में केवाईसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि ऑनलाइन ठगी करने वालों की तरफ से केवाईसी के नाम पर लोगों को टीम व्यूअर नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है, जिसके जरिए मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाती है और ठगों की बात मानने वालों को यह पता भी नहीं चल पाता कि जो कुछ भी वो अपने फोन पर कर रहे हैं उसे दूर बैठकर देखा जा रहा है। यही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान भी इस ऐप के जरिए ठग लोगों को चूना लगाते हैं, जिसकी शिकायत बोरीवली पुलिस थाने में एक शख्स ने दर्ज कराई। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल संसद से पास हो गया। लोकसभा में लाया गया ओबीसी से जुड़ा संशोधन विधेयक पास हो गया। इस विधेयक का सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी पूरा समर्थन किया और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। पहलवान बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता को एक पत्रकार ने गलती से बजरंग की बहन बोल दिया, जिसके बाद संगीता के जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप उनके सिस्टर हैं, क्या लग रहा है, भैया लग रहे हैं? मुंबई में मंत्रालय के अंदर शराब की बोतलें मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया। जिस जगह शराब की खाली बोतलें मिली उसे साफ कराकर बंद करा दिया गया। दरवाजे को फिलहाल अभी लॉक कर दिया गया है। ये दरवाजा खोलने के बाद अंदर बहुत सारी दारू की एम्प्टी बॉटल्स यानी खाली बॉटल्स मिली। ये खबर आग की तरह फैल गई और बीजेपी को इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दारू के लिए पहली परमिशन थी, मंदिर तो आज तक बंद है, तो अभी पता चला कि ये दारू की बोतलें जाती कहाँ हैं। राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर जो डिसिप्लिन की कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। गुजरात के सूरत में न्यू सिविल अस्पताल के 400 से ज्यादा डॉक्टरों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। ये डॉक्टर 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पैसे देने समेत कई मांगों पर हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मांग रहे, जो 12/4 का ऑर्डर था गवर्नमेंट का, बस वो गवर्नमेंट अपना ऑर्डर फॉलो करे। गुजरात के भरूच से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। कत्ल का ये एक ऐसा मामला है जिसमें इल्जाम पति पर है, लेकिन उसने कत्ल का जो तरीका अपनाया वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस ने बताया कि 1 महीने पहले हुई इस वारदात में पति ने जहर का इंजेक्शन देकर पत्नी की हत्या की, और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे तेज और घातक जहर यानी साइनाइड था। गुजरात के अंकलेश्वर के इस प्राइवेट अस्पताल से जो खबर सामने आई उसने शहर के लोगों के साथ साथ पुलिस को भी बुरी तरह चौंका दिया। यहाँ एक ऐसी महिला के कत्ल का किस्सा सामने आया जो इलाज के लिए यहाँ लाई गई थी, जिसे कोई बीमारी ही नहीं थी। वाकया करीब 1 महीना पुराना है, जिसका सच सामने आने के बाद सारा शहर सहम गया। अंकलेश्वर के मुहताली गांव में इस गणेश रेजिडेंसी के इसी मकान में 1 महीने पहले जिग्नेश पटेल और उसकी पत्नी उर्मिला रहते थे, लेकिन अब उर्मिला फोटो के इस फ्रेम में कैद है और जिग्नेश कानून की सलाखों में। असल में करीब महीना भर पहले जिग्नेश अपनी पत्नी उर्मिला के सीने में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंचा था। शुरुआती जांच में डॉक्टर को कोई बीमारी नजर नहीं आई, लक्षण गैस की परेशानी के थे, मगर महज 1 घंटे के इलाज के दौरान ही उर्मिला की अचानक मौत हो गई। उसका शरीर काला पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लगा। महिला की इस हालत से अस्पताल में हड़कंप मच गया, क्योंकि महिला का शव उसके शरीर में जहर होने का शक पैदा कर रहा था। लिहाजा डॉक्टरों ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। ઓફિસરના અભિપ્રાય મુજબ આમાં સાયનાઇડની હાજરી આવેલી છે, તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે ખૂનનો ગુનો છે। આથી આઈપીસી 302 મુજબ આરોપી જિગ્નેશ રણજીતભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ અંકલેશ્વર સિટીમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે, જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मेडिकल ट्रीटमेंट की जानकारी ली और उर्मिला को दी गई ग्लूकोज की बोतल और इंजेक्शन जब्त करके उन्हें एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की अगर मौत हो जाती है तो पहला सवाल यही उठता है कि सही ढंग से इलाज नहीं होने के चलते मरीज की मौत हो गई होगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुर्भाग्यवश मौत का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस के साथ साथ डॉक्टरों को भी यही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर महिला के शरीर में जहर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। डॉक्टरों ने अपनी स्थिति साफ करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में गहराई से तफ्तीश शुरू की।
FSL रिपोर्ट ने डॉक्टरों की मुश्किल आसान कर दी। रिपोर्ट में साइनाइड जैसे जहर का जिक्र देखकर पहले डॉक्टर और फिर पुलिस भी चौंकी। तब पुलिस ने उर्मिला के पति जिग्नेश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि महिला की मौत महज हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, और वो भी साइनाइड के जहर से। डॉक्टर આવ્યા અને આ બોટલ ચડાવવામાં આવી કે જેમાં પહેલેથી સાયનાઇડની હાજરી હતી। સાયનાઇડ જે છે તે જલદ અને તીવ્ર ઝેર હોય। બાટલો ચડાવતા મરણ જનાર ઉર્મિલાના શરીરમાં બ્લડ વાટે ગયું। સેમ્પલો લીધા, બ્લડ લેવામાં આવ્યું અને સિરિંજ અને બોટલ કબજે કરી। महिला को इलाज के लिए 8 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह घटना जिस वक्त हुई उस वक्त अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद ही नहीं थे। अंकलेश्वर के कारखाने में काम करने वाले जिग्नेश पटेल ने अपनी पत्नी को इंजेक्शन के जरिए साइनाइड दिया था। उसे इस बात का गुमान था कि अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद ये पूरा मामला दब जाएगा और इसकी साजिश की किसी को भनक तक नहीं होगी। हालांकि जिग्नेश ये बात भूल गया कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, मौका वारदात पर कोई न कोई निशान रह ही जाते हैं। जिग्नेश ने पुलिस को बताया कि 7 साल पहले उर्मिला से उसकी शादी हुई थी। ये उर्मिला की दूसरी शादी थी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ जिग्नेश के साथ रहने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में दोनों के बीच कलह शुरू हो गई। तब जिग्नेश ने उर्मिला से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या करने की साजिश रची। पुलिस की तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि जिग्नेश एक केमिकल कंपनी में काम करता है, जहां साइनाइड का रॉ मटेरियल तैयार होता है। जिग्नेश ने साइनाइड की एक गोली चुरा ली थी। जिस दिन उर्मिला को सीने में दर्द शुरू हुआ, उसने बड़ी ही सफाई से अस्पताल में सबकी नजरों से बचाकर ग्लूकोज की बोतल में साइनाइड को मिला दिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के प्रतीक मोहन की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने इस कानून पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया और कोई अंतरिम आदेश भी जारी नहीं किया। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का कोटा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसके खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट में सरकार ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी समुदाय की है, इसलिए 27% आरक्षण देना सही है। हालांकि इस कानून का विरोध करने वालों की दलील है कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ऊपर नहीं की जा सकती। इस मामले की सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य विभाग को कई अहम पदों की नियुक्ति करनी है और सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट से फैसला होने के बाद नियुक्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सके, जबकि ऐसी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट 14% आरक्षण देने का आदेश पहले ही दे चुकी। यानी ओबीसी आरक्षण के इस मामले के लटकने की वजह से राज्य में नियुक्तियां भी लटकी हुई हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का शानदार स्वागत हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपने घर पहुंची महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान रानी रामपाल ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया और एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा दिया। जो सरकार ने हमें मान सम्मान दिया, प्यार दिया, लोगों की सपोर्ट जो हमें मिली, डेफिनेटली हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट टूर्नामेंट्स में कि हम और अच्छा प्रदर्शन करें। खबर है कि यूपी में कोरोना के केस में कमी आने के बाद अब शनिवार और रविवार को लगने वाला वीकेंड लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है। इस मामले में सीएम योगी के निर्देश के बाद गृह विभाग आदेश जारी कर सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक के पेट से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद की। बताया गया कि बरामद की गई ड्रग्स कोकीन थी, जिसे पेट में छिपाकर लाया गया था। कैप्सूल फॉर्म में था एंड बंदा ट्रांजिट फ्लाइट लेके मुंबई आने वाला था, तो उसे क्लियर होने के बाद में इंटरसेप्ट किया गया। पटना में गहने बेचने वाले एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि करीब 6 बदमाशों ने दुकान पर लूट के दौरान गोलियां बरसाई, जिसमें दुकान मालिक की मौत हो गई। बंदूक तान दिया, बंदूक से हमको मारा, भैया को भी मारा, गोली चलाया, जो इनको फायर किया अंदर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा के अंदर सबकी नजरें श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर उस वक्त जा टिकी जब उन्होंने अपनी कमीज फाड़कर शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से हुई तबाही के बाद सही मुआवजा नहीं मिला। और इसी बात पर वो अचानक मीडिया से बात करते करते अपनी कमीज फाड़ने लगे। कपड़ा क्या होता है मेरे भाइयों पे, कपड़े भी नहीं है। उन्हें ऐसा करता देख उनके बगल में खड़े एक मार्शल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बार बार क्यों पूछ रहे हो? लेकिन कांग्रेस विधायक पर तो एक ही धुन सवार थी
वो अपनी बात पर अड़े रहे। मेरे क्षेत्र के लोगों पे कपड़ा नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगा। विधायक बाबू जंडेल ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर कलेक्ट्रेट पहुंचने की चेतावनी भी दी। कलेक्ट्रेट को घेर के कलेक्ट्रेट के ताला लगा दूंगा। कांग्रेस विधायक के इस तरह विरोध करने पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने उन्हें सदन की मर्यादा में रहने की सलाह दे डाली। फिल्मों में अभिनेता जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो समाज जब उसी ही स्वीकार नहीं करता तो नेताओं की इन हरकतों को स्वीकार कैसे करेगा। बाद में मार्शल के साथ कुछ विधायक भी बाबू जंडेल को शांत कराते दिखे। रूस के निजनी नोवगरद के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीते एक हफ्ते से वहां के जंगल में भीषण आग दहक रही है, जिसे बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी जूझते नजर आए। जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी इसे बुझाने की कोशिश की गई। इसके लिए हेलीकॉप्टर के कई चक्कर लगवाए गए, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जंगल के अंदर पहुंचाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से रास्ते भी बनाए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सौर ऊर्जा में बड़े निवेश का ऐलान किया। कंपनी ने जानकारी दी कि वो अमेरिकी कंपनी एम्ब्री से $5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 372 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के जरिए किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी एम्ब्री में पॉल्सन एंड कंपनी और बिल गेट्स पार्टनर की भूमिका में है। अमेरिकी कंपनी एम्ब्री एनर्जी स्टोरेज के कारोबार में है और लंबे वक्त तक चलने वाली बैटरी बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एजीएम में ऐलान किया गया था कि क्लीन एनर्जी में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बीजेपी में शामिल होने के 6 दिन बाद ही एक नेता को पार्टी से निकाल दिया गया। बीजेपी ने बीएसपी से आए पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया। जितेंद्र सिंह 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि जितेंद्र सिंह बबलू पर ही 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आग लगाने का आरोप है। और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। नए आईटी नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि ट्विटर फिलहाल इन नियमों का पालन करता दिख रहा है। हालांकि इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए उसने समय मांगा, जिस पर अदालत ने 5 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने फिर साफ किया कि आरएसएस आरक्षण का समर्थक है। उन्होंने ये बात दिल्ली में दलित समुदाय पर लिखी गई एक किताब के विमोचन पर कही। आरक्षण के जो आवश्यकता आज भी है उसको भी पूरा करना चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी यात्री से ड्रग्स की खेप बरामद की गई। टोक्यो से लौटे पदक वीरों का जादू आम जनता से लेकर नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े होकर ताली बजाई और अपने सांसदों से कहा कि वो अपने इलाकों में खेलों को बढ़ावा दे। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने खेल मंत्र देने के साथ साथ कुछ सांसदों पर नाराजगी जताई और कई सांसदों के नाम की लिस्ट मांगी। देखिए प्रधानमंत्री की स्पोर्ट्स क्लास में क्या क्या हुआ। नीरज चोपड़ा needs no introduction more. कभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मान। The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. तो कभी केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की मौजूदगी में स्वागत। भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अपने घर पहुंचने तक टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान जारी है और खिलाड़ियों के धाकड़ प्रदर्शन की ये गूंज केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक तक में सुनाई पड़ी, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों के हौसले और हुनर का गुणगान करते बताए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद सांसदों के बीच खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा और देश के पदक वीरों के सम्मान में सांसदों के साथ खड़े होकर तालियां बजाईं। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के घर जाएं और उनका सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सांसदों को अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी दी और अपने अपने क्षेत्रों में खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने खेलों से जुड़े काम को मिशन की तरह करने का निर्देश दिया। Standing ovation was given to the all players, especially who won the medals, and they were congratulated. And Bharatiya Janata Party, Parliamentary Party, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, we not only we congratulated, and आगे भी इसमें जो ट्रेनिंग इसके लिए प्रेरणा देने का काम है वो हम सतत करेंगे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा।
प्रधानमंत्री का जोर भारत में खेल संस्कृति पर बढ़ावा देने का रहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में टोक्यो ओलंपिक्स में मिली ऐतिहासिक सफलता के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस ऐतिहासिक सफलता का जिक्र किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों से आह्वान किया कि वो युवाओं और बच्चों में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के लिए भी जुनून पैदा करने की दिशा में काम करें। संसदीय दल में ही नहीं, प्रधानमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में भी खेलों का जिक्र किया और दावा किया कि खेल पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर के नाम पर किए जाने से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कई खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहा था, जिसमें देश के स्वर्ण पुत्र नीरज चोपड़ा भी थे। नीरज चोपड़ा को 7 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला था। इसके सम्मान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का ऐलान किया। देश में खेल के बदले माहौल से नीरज गदगद दिखे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इसे देश में खेल और खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य का संकेत बताया। आशा करता हूं क्योंकि हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है, डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो और हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो आने वाला जो फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का, तो और अच्छा होगा। ओलंपिक्स में नीरज की ही तरह बजरंग पूनिया ने भी तिरंगे का मान बढ़ाया। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग से जब न्यूज 18 के संवाददाता नीरज कुमार का सामना हुआ, तो बजरंग ने उन्हें भी कुश्ती के दांव पेच सिखाए। जाहिर है ये वक्त खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के जय जयकार का है। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 12वीं के एग्जाम के रिजल्ट से नाराज छात्रों ने खूब बवाल किया। जिले के डीएम दफ्तर में हंगामे का ये वीडियो 6 अगस्त का है, जो अब सामने आया, जिसमें दिखा कि गुस्साए छात्रों को डीएम दफ्तर से बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस हंगामे में कई छात्राएं भी शामिल रहीं। वो भी अपने रिजल्ट से खुश नहीं थीं और वहां धरने पर बैठ गईं। उन्हें हटाने के लिए पुलिस के साथ एक अधिकारी ने भी लाठी थाम ली। उन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर खूब लाठियां बांधी। इसके बाद छात्राओं को लाठियों से पीटते हुए जबरदस्ती सीढ़ियों से नीचे उतारा गया। इस दौरान जो भी पुलिस और उस अधिकारी के सामने आया, उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। उन लोगों ने किसी तरह छात्राओं को डीएम दफ्तर से बाहर निकाल दिया। इस लाठीचार्ज से कुछ तो बेहोश हो गईं, जिसके बाद छात्राओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आकर उन्होंने अपना प्रदर्शन और तेज करने की धमकी दे दी। लेकिन इसके बाद भी हंगामा खत्म नहीं हुआ। छात्राओं की पिटाई से भड़के छात्रों ने डीएम दफ्तर के गेट पर ही बवाल शुरू कर दिया, जिसे देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस हंगामे के वक्त डीएम दफ्तर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। जिसे देखते हुए पुलिस वालों ने एक बार फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को लाठियां दिखाकर दौड़ाया ताकि वो बाहर निकल जाएं। पुलिस ने किसी तरह एक एक छात्र को पकड़कर बाहर निकाला और गेट बंद कर दिया। लेकिन छात्र गेट पर ही खड़े होकर मंत्री से मिलने की जिद करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया ताकि हंगामा शांत हो सके। लेकिन छात्राओं पर लाठीचार्ज की खबर मिलते ही सियासी पारा चढ़ने लगा। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलने में देरी नहीं की। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए पुलिस की इस कार्रवाई को गलत ठहराया। सरकार पर हमला हुआ तो खुद राज्य के शिक्षा मंत्री सामने आए। आंदोलन को पास करना चाहते हैं, प्रत्येक बार और सही है। 12वीं के रिजल्ट से नाराज कुछ छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बलिया से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। लड़के के परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही एक परिवार ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और फिर बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। सामने आए वीडियो में उस लड़के के हाथ रस्सी से बंधे दिखे। मारपीट की वजह से उसकी हालत काफी खराब नजर आई, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। एक आदमी ने तो उसे करंट लगाना शुरू कर दिया। जोरदार झटका लगते ही वो लड़का तड़पने लगा। लड़के के गुहार लगाने के बावजूद वो आदमी उसे बार बार करंट लगाता रहा। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का दावा किया। पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में 2 अभियुक्त में उनकी गिरफ्तारी है तो दबिश दी जा रही है। मारपीट और बिजली के झटके दिए जाने की वजह से उस लड़के की हालत भी काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधारों से जुड़े कुछ अहम आदेश चुनाव आयोग को दिए। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं से जुड़े ये आदेश विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए लागू होंगे। इनमें सबसे अहम आदेश यह है कि चुनाव आयोग को एक मोबाइल ऐप बनाना होगा, जिसमें चुनाव लड़ रहे नेताओं के आपराधिक मामलों की जानकारी दी जाएगी। इस ऐप में हर उम्मीदवार के बारे में यह बताया जाएगा कि उस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, किस तरह के अपराध का आरोप है और उन मुकदमों की स्थिति क्या है। इसके अलावा चुनाव आयोग को एक अलग महकमा बनाने का आदेश दिया गया, जिसका काम आम लोगों से शिकायत लेना और शिकायतों का निपटारा करना होगा। अगर कोई नेता अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की गलत जानकारी देता है तो उसकी शिकायत भी इसी विभाग के पास दर्ज होगी। इसके अलावा एक अहम आदेश राजनीतिक दलों के लिए भी चुनाव आयोग को दिया गया, जो फरवरी 2020 के एक आदेश में बदलाव है। पहले यह नियम बनाया गया था कि उम्मीदवारों के ऐलान से 2 हफ्ते पहले उन पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों को कहा गया था, लेकिन अब कहा गया है कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान के 48 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों को उस नेता की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी, ताकि जनता को वोट डालने से पहले उम्मीदवारों से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाए और वो सही फैसला ले पाए कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है या नहीं। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पुरुष हॉकी टीम अब कुछ देर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची। टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ियों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के अमृतसर में की, जहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पुरुष हॉकी टीम वहां पर पहुंची और वहां पर मत्था टेककर आशीर्वाद दिया। टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ियों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और ये तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। पंजाब के अमृतसर में ये टीम पहुंची स्वर्ण मंदिर में, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में खिलाड़ियों ने स्वर्ण मंदिर में ये मत्था टेका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर किसी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। शानदार प्रदर्शन किया भारत के खिलाड़ियों ने और ये जीत हासिल की। उसके बाद भगवान की शरण में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कप्तान की अगुवाई में सभी लोगों ने वहां पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। और देखिए, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन खिलाड़ियों को देखने के लिए वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी और हर कोई इनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आया। ये टीम पहुंची पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण मंदिर में, जहां पर इन्होंने मत्था टेका। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहुंची और वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया गुरुद्वारे में मत्था टेक कर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पर एक गौरव भरी मुस्कान नजर आई और हर कोई इनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर उत्सुक नजर आया। और जीत के बाद भगवान की शरण में भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहुंची। कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुवाई में सभी खिलाड़ी गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के अमृतसर में, जहां स्वर्ण मंदिर में हॉकी टीम पहुंची और मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। पदक वीरों का इस दौरान जोरदार स्वागत भी किया गया। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, और क्या अपडेट अभी?
जी देखिए, जो टीम है वो फिलहाल हरमंदर साहिब के अंदर ही मौजूद है। कुछ देर बाद माथा टेकने के बाद ये टीम बाहर आएगी और बाहर गोल्डन प्लाजा में एक बड़ा उनके लिए विशेष सम्मान समारोह रखा गया और बीबी जागीर कौर जो कि एसजीपीसी की अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जानकारी दी कि 1 करोड़ रुपए का चेक जो है वो इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा और उसके मुताबिक ये बनता है कि हर एक खिलाड़ी को 5 लाख रुपया जो है वो एसजीपीसी की तरफ से दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पंजाब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो जहां 11 जो खिलाड़ी पुरुष टीम से संबंधित हैं, वहीं एक खिलाड़ी जो कि पंजाब की इकलौती बेटी हम कह सकते हैं कि गुरजीत कौर, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर रही और अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के छोटे से गांव की रहने वाली है गुरजीत कौर, तो वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, तो उनका भी सम्मान किया जाएगा। और बीबी जागीर कौर का कहना है कि टीम के साथ जो अन्य टीम के सदस्य हैं उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको एक उनका जो हौसला अफजाई की जाए, उनको आगे और कामयाब होने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये एसजीपीसी का बड़ा फैसला है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से कल समारोह रखा गया, लेकिन आज एसजीपीसी जो है इन सभी खिलाड़ियों का विशेष सम्मान कर रही है। शुक्रिया राजीव। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो जिंदगी में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को साबित किया नवीन गुलिया ने। जिन परिस्थितियों में लोग जीने की आस छोड़ देते हैं, उन मुश्किल हालात में नवीन ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। देखते हैं उनकी कहानी। नवीन गुलिया जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे। ट्रेनिंग के दौरान हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 2004 में दिल्ली से गाड़ी चलाकर वो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास मार्समिक ला तक गए। तो मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ मुश्किल करने से, कुछ कठिन करने से, जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करने से तभी जीवन का सार बनता है। नवीन गुलिया की कहानी लोगों के लिए एक मिसाल है। लॉटल एंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। आज की ताजा खबर में इतना ही।